अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फकार कहते हैं कि नाना जी ने बताया कि एक दफा शाह साहब के पास मियाँ वाली की तरफ से एक कोचवान आया। वो जैसे तांगा चलाता था। उसने आकर शाह साहब को बताया कि मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ और मैं गांव में तांगा चलाकर अपना गुजर बसर करता हूँ। मेरे वालिद साहब भी कोचवान ही होते थे, तो बचपन से मैं यही सब देखता आ रहा हूँ। अब मुझे आदत है कि मैं दूर दूर तक के भी सफर अपने तांगे पर कर लिया करता हूँ। एक गांव से दूसरे गांव लोगों को ले जाना मेरा काम है, चाहे मौसम जैसा भी हो, लेकिन मैं सवारियों को लाने ले जाने का काम करता हूँ। अक्सर मैं एक गांव की तरफ जाता हूँ। वो गांव हमारे गांव को छोड़कर उससे आगे एक और गांव है। उस तरफ वो गांव है। उसकी सवारियां कभी कभार आती हैं, तकरीबन महीने में एक बार या कभी कभी 1-1.5 महीने के बाद भी वो सवारियां आती हैं शहर से अपना सामान वगैरह लेने। तो मैं उनको अपने तांगे पर ही लेकर आया जाया करता हूँ। लेकिन जब मैं उनको छोड़कर वापस आता हूँ तो रास्ते में एक मखसूस सड़क आती है। उस सड़क पर पहले पहल तो घोड़ा बहुत ज्यादा डरता था, आगे जाता ही नहीं था, बिदक जाता था। मैं बड़ी मुश्किल से अपने घोड़े को काबू करके वहां से लेकर गुजरता था। मुझे लगता था कि शायद दरख्तों से घिरी हुई सड़क है, इस वजह से घोड़ा डर जाता है। लेकिन उसके बाद एक रात की बात है। जैसे ही उन लोगों के कुछ रिश्तेदार थे, उन लोगों ने कुछ खरीदारी करनी थी, तो मैं दूसरे गांव के स्टॉप पर खड़ा होता था। तो अक्सर वो लोग वहां तक आ जाते थे, फिर आगे से मेरे साथ सफर किया करते थे। आज वो लोग कुछ लोगों को लेकर आए और कहा कि इनको शहर ले जाओ, उन्होंने कुछ चीजें खरीदनी है, ये दूसरे गांव से आए हैं, अब फिर इनको हमारे गांव छोड़ जाना। मैंने ऐसा ही किया। खरीदारी करते करते काफी देर हो गई। उनको जब मैंने उनके गांव छोड़ा, उसके बाद मैं वापस आ रहा था। मौसम भी कुछ खराब था, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। मैं बड़े आराम आराम से अपना तांगा चलाए आ रहा था। जैसे उस सड़क पर आया, आज फिर थोड़ा सा घोड़ा डरने लग गया। लेकिन फिर जैसे ही मैंने हिम्मत की, कोशिश की, घोड़े को चलाना चाहा, तो वो चलने लग गया। तभी वहां पर एक दरख्त के नीचे कोई औरत खड़ी थी। उस औरत ने मुझे रुकने का इशारा किया और कहा कि मुझे भी साथ ले चलो, बारिश की रात है, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। मैंने जब उसकी ये बात सुनी, मैं थोड़ा सा डर गया कि भला इसको क्या पता कि मैं यहां से गुजरूंगा। तो वो ये कहने लगी, तुम अक्सर इस रास्ते से गुजरते हो, एक तुम ही तो कोचवान हो जो इस गांव में आते हो, वरना कोई भी कोचवान इस वक्त इस गांव की तरफ नहीं आता, क्योंकि ये गांव बहुत दूर और बहुत दूर है, और देखो ना कितना वीराना भी है। चलो मुझे भी ले चलो साथ। उसका बोलने का अंदाज, उसकी बातें करने का अंदाज बहुत ज्यादा पुरसरार था। मैंने उसे कहा कि मैं अपने गांव वापस जा रहा हूं, मैं और किसी गांव नहीं जा सकता, आपको कहाँ तक जाना है। उसने कहा कि तुम मुझे तांगे पर बिठाओ तो सही, मैं खुद तुम्हें बताऊंगी मैंने कहाँ जाना है, और फिक्र मत करो, मुझे किसी और गांव में नहीं जाना, करीब ही जाना है। वो मेरे तांगे के ऊपर बैठ गई। देखने में वो बिल्कुल दुबली पतली सी थी, लेकिन जब वो मेरे तांगे पर बैठी, ऐसे लग रहा था कि जैसे पिछली सीट पर 4 लोग बैठे हैं। बहुत भारी तांगा हो गया। मेरा वजन तो जैसे अगली सीट पर ना होने के बराबर रह गया। फिर भी मैंने हिम्मत की और घोड़े को चलाना शुरू किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये औरत आगे आकर बैठे। उसकी बातों से मुझे एक अजीब सा खौफ आ रहा था। वो जैसे ही आकर मेरे तांगे पर बैठी, मैंने घोड़ा चलाना शुरू किया। थोड़ी सी हवाएं तेज हो गईं,
जिस तरह से आंधी चल रही थी। तभी ऐसा लगा जिस तरह से फिजा में हल्की हल्की चीखें सुनाई दे रही हैं, जैसे दूर कोई चीखता है। मैं थोड़ा सा डर गया और मैंने पूछा, क्या आप इस जंगल में रहती हैं? आबादी तो यहाँ से बहुत दूर है। उसने कहा कि हाँ, यहाँ पर थोड़ी ही दूर हम लोगों की भी आबादी है। यही समझ लो कि जंगल के बीचों बीच हम लोगों की बस्ती है और हम लोग वहां पर रहते हैं। मैंने कहा कि मैंने आज से पहले कभी किसी को इस रास्ते पर नहीं देखा। तो उसने कहा कि नहीं, हम यहीं पर होते हैं, दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम इस रास्ते पर आते हैं। मैंने उसे कहा कि ठीक है। अब काफी ज्यादा आगे आने के बाद अभी भी वही रास्ता था। अब वहां पर 2 सड़कें थी। मुझे दाईं तरफ जाना था। उसने कहा कि तांगा बाईं तरफ मोड़ो और थोड़ा ही आगे जाकर मुझे उतार देना और फिर तुम अपने गांव वापस चले जाना। मैंने उसे कहा कि ठीक है। जैसे ही मैंने तांगा बाईं तरफ मोड़ा, एकदम से बादल गरजे और बहुत तेज हवा चलने लगी। मैंने कहा कि मौसम बहुत खराब हो रहा है, ज्यादा दूर तो नहीं जाना। उसने कहा कि नहीं, तुम्हें बताया है ना कि करीब ही रास्ता है, चुपचाप चलते जाओ। अब काफी ज्यादा आगे आने के बाद बिल्कुल अंधेरा होने लग गया। मैंने अपने तांगे के ऊपर एक लालटेन भी रखी हुई थी। जैसे मैंने लालटेन को आग लगाई, उसकी रोशनी जो ही मैंने की रास्ता देखने के लिए, आग का शोला देखकर उसने कहा, रोक तो तांगा बस यहीं पे, कि तुमने आग क्यों जलाई है? मैंने उससे कहा कि आगे बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए जलाई है। तो वो कहने लगी, कहाँ अंधेरा है, देखो सब कुछ तो नजर आ रहा है। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इतने में वो औरत उतर गई और उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए। मैंने वो पैसे ले लिए। पैसे उसने मुझे पीछे सीट पर बैठे बैठे ही पकड़ा दिए और तेजी से मेरे तांगे से उतरकर सामने की तरफ जाने लगी। मैंने अपने तांगे को वहां से मोड़ना था। मैंने तांगा थोड़ा सा आगे किया, तो जैसे मैंने अपना तांगा मोड़ना चाहा तो मैंने रोशनी में देखा कब्रें ही कब्रें थी। वो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। मेरी तो जान ही निकल गई कि ये क्या, मैं आधी रात के वक्त इस कब्रिस्तान में कैसे? क्या ये कब्रिस्तान की जगह थी? और वो औरत कब्रिस्तान में क्यों उतरी? मैंने पलट कर देखा तो दरख्तों के दरमियान, बिल्कुल कब्रों के दरमियान बहुत दरख्त थे। उन दरख्तों जितनी ही उस औरत की हाइट हो गई, उसका कद इतना लंबा हो गया, उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। मैं अल्लाह अकबर करता अपना तांगा लेकर तेजी से वहां से निकला। रोशनी और आग देखकर वो मेरे पीछे नहीं आई। मैंने अपनी राह ली और वहां से वापस आ गया। आज इस बात को 5 दिन हो गए हैं, लेकिन उस दिन के बाद से मेरा घोड़ा बहुत बीमार है। मैं इसको लेकर जा ही नहीं सकता। घोड़ा बिल्कुल सुस्त हो गया है। मैंने वहां के एक हकीम को भी दिखाया, वो कहते हैं कि घोड़े को कुछ भी नहीं है। उसके बाद 2-3 दिन मैं बहुत ज्यादा डरता रहा। जब पहली रात मैं घर पहुंचा, मुझे बहुत शदीद बुखार था। मैंने अपने घर वालों को सारा किस्सा बताया। घर वाले भी बहुत डर गए। लेकिन अगली रात मेरी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। ऐसे लगता था कि जिस तरह से वही खौफनाक चीखें मेरे कानों में गूंज रही हैं जो मैंने उस रास्ते पर सुनी थी, जब वो मखलूक मेरे तांगे पर आकर बैठी थी। और उसके कद का इतना बढ़ जाना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप मेरी मदद करें, मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे मदद मांगने के लिए। शाह साहब ने उसकी सारी बातें सुनी और उसको ये कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि तुम्हारे तांगे पर इंसानी औरत के रूप में सवार होने वाली वो मखलूक कोई इंसान नहीं थी, वो एक पिछल पैरी डायन थी, क्योंकि ये वाहिद ऐसी मखलूक है जो वीरानों में भटकती है औरत के रूप में और अक्सर रात को ही अपना जाहिर करती है। उसके बाद ये आग से बहुत ज्यादा डरती है। अगर इसके आसपास जरा सा भी आग का शोला हो तो ये गायब हो जाती है, भाग जाती है और उस इंसान के पीछे नहीं आती। वो तुम्हें कब्रिस्तान में लेकर जा रही थी तुम्हें जान से मारने के लिए,
तुम्हारा जो घोड़ा है उस रास्ते पर उसको देख लेता था। जानवर इन मखलूकात को महसूस भी करते हैं और देख भी लेते हैं, इसलिए वो डरता था। लेकिन पहली बार तुम बहुत ज्यादा लेट हो गए इस रास्ते पर। रात के वक्त ये मखलूक वहीं पर भटकती है, शायद इसका बसेरा उस कब्रिस्तान में भी हो जहां पर ये तुम्हें लेकर गई थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुमने लालटेन की आग जला ली और वो आग से डर के उतर गई और अपना स्वरूप भी जाहिर कर दिया। शाह साहब ने कहा कि तावीज अपने गले में पहले ही हिफाजत का है और तुम्हारा जो घोड़ा है वो भी ठीक हो जाएगा। जैसे ही उसके आगे वाले जो बायां पाँव है उसके ऊपर ये धागा बांध दो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या फिर अगर बांध सको तो ये धागा उसके गले में किसी डोरी के साथ बांध दो, घोड़ा ठीक हो जाएगा। शाह साहब ने उसको दम करके एक धागा भी दे दिया और उस कोचवान को कहा कि दोबारा रात के वक्त उस सड़क पर मत जाना, क्योंकि एक दफा ये मखलूक हमले के लिए अगर किसी को चुन ले और वो इंसान उसके हाथ से निकल जाए तो ये उसका इंतजार करती हैं तब तक जब तक वो इंसान दोबारा उस रास्ते से ना गुजरे, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। ये उसी का असर था जो तुम भी कुछ दिन डरते रहे। इतने में वो कोचवान वहां से चीजें लेकर चला गया। तकरीबन 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद वो कोचवान दोबारा वापस आया, बताने लगा कि जब आपने मुझे तावीज दिया उस तावीज के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं डरा, मेरा घोड़ा भी बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने उस गांव में आना जाना बिल्कुल छोड़ दिया। मुझे उस गांव के अक्सर लोग बुलाया करते थे कि तुम आओ, लेकिन मैं नहीं चाहता था। उसके बाद मैंने गांव में ही, हमारे गांव से थोड़ा ही दूर एक और जगह थी, कस्बा टाइप ही जगह थी, तो मैंने तांगे के ऊपर एक लड़की को लगाया जो कि कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है। मैं जब भी उस लड़की को कॉलेज से लाता ले जाता हूँ, मैं कॉलेज जाकर इंतजार करता हूँ उसको छोड़ने के बाद, अक्सर मुझे अपना जिस्म बड़ा भारी महसूस होता है। उस लड़की का जहाँ पर घर है उसके आसपास भी बहुत ही वीरान सी जगह है। मुझे उसके बाद दिखाई तो कुछ नहीं देता, लेकिन उस लड़की को लाने ले जाने के बाद मैं फिर से डरने लग गया हूँ। मुझे फिर से डरावने ख्वाब आने लग गए और मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे घर में से कुछ आवाजें भी आती हैं। घोड़ा जो है वो भी अजीब आवाजें निकालता है रात को, बल्कि एक दफा तो घोड़े ने इतनी अजीब आवाजें निकाली, जब मैंने उठकर देखा तो मुझे लगा मेरे तांगे के ऊपर कोई बैठा हुआ है। पिछली सीट पर किस तरह से बकायदा कोई औरत बैठी हुई है काले लिबास में। मैं अपना तांगा अपनी हवेली में अपने सहन में ही खड़ा करता हूँ। घोड़े को मैं एक तरफ बांध देता हूँ और तांगा एक तरफ दीवार के साथ लगाकर खड़ा कर देता हूँ। लेकिन जब मैंने रात को उठकर देखा, घोड़ा बकायदा तांगे के साथ था जैसे मैं चलाने के लिए तैयार करता हूँ, और उसके पीछे एक औरत बैठी हुई थी जिसको देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया कि ये क्या मच रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। उसके बाद मेरी बीवी बच्चों ने भी कहा कि हमें भी रात को घर से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई बोलता भी है और कोई रोता भी है, आप मेरी मदद करें। मैं तो दोबारा उस रास्ते पर भी नहीं गया, फिर ये क्या मेरे साथ हो रहा है। शाह साहब ने कहा कि जिस जगह से तुम उस लड़की को लेते हो और जिस जगह पर छोड़ते हो उस जगह के ऊपर भी उस जैसी एक मखलूक का बसेरा है। उस लड़की के ऊपर भी जिन्नात है, वो लड़की भी आसेब सदा है। इसी वजह से वो मखलूक तुम्हें नजर आती है, क्योंकि उस लड़की के तुम्हारे तांगे पर आने के बाद जिस चीज ने तुम पर हमला करने की कोशिश की थी, जो तुम्हारे तांगे पर सवार हुई थी, तुम्हें कब्रिस्तान तक लेकर गई थी लेकिन हमला नहीं कर सकी, उसको अभी भी इस तांगे से उस मखलूक की खुशबू महसूस हुई। तो ये दूसरी मखलूक ने भी तुम्हारे तांगे के ऊपर बसेरा करने की कोशिश की, तुम्हारे ऊपर बसेरा करने की कोशिश की। ना तो वो तुम्हारे करीब आ सकी और ना ही तुम्हारे घोड़े को नुकसान दे सकी, वरना बाज़ औक़ात ये मखलूक़ात जानवरों को भी नुकसान दे देती है। उसने अपना आप जाहिर किया तुम्हारे तांगे के ऊपर, तुम्हारे घर में, कि ये डर जाएगा और
इसने जो घोड़े के गले में धागा बांधा वो भी खोल देगा। उसने घोड़ा तुम्हारे तांगे के साथ भी लगाया लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि वो भी उस जैसे ही एक मखलूक है जिसको ये महसूस हुआ कि इसके ऊपर पहले भी किसी चुड़ैल आफत ने हमला किया है। इनके कबीले होते हैं, अगर एक इंसान पर जिन्नात का असर हो तो वो जिस जगह पर जाता है वहां पर जिन्नात हो तो वो जिन्नात भी उसको तंग करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से अगर एक इंसान पर अल्लाह ना करे किसी चुड़ैल पिछड़ पैरी का हमला हुआ हो या उसने उसको डराया हो, उसको तंग करने की कोशिश की हो, तो जिंदगी में या दुनिया में वो जिस जगह पर भी जाएगा वहां पर भी अगर उन मखलूकात में से किसी का बसेरा होगा तो वो उसकी तरफ जरूर आएंगी उसको तंग करने के लिए। तुम ऐसा करो कि जिस लड़की को ले जाते हो उसको लाना ले जाना छोड़ दो, अपनी जिंदगी बचा लो, क्योंकि अगर वो लड़की तुम्हारे तांगे पर आती जाती रहेगी तो उसके साथ भी जो मखलूकात हैं वो भी तुम्हें तंग करने की कोशिश करेंगी। बेशक वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, तुम्हारे घोड़े को भी नुकसान नहीं दे सकती, तुम्हारे तांगे को उलट सकती हैं, तुम्हारे घर वालों को नुकसान दे सकती हैं, तुम्हें इस हद तक तंग कर सकती हैं कि तुम अपने गले से तावीज़ात उतार दो। शाह साहब ने उस आदमी से पूछा, क्या बचपन में कभी तुम पर कोई आसेब हुआ? क्या कभी जिंदगी में पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा हादसा हुआ जिसमें जिन्नात का कोई जिक्र हो? तो उसने कहा कि एक बार जब मैं छोटा था, तब मेरी उम्र 13 साल थी, तो मैं अपने दादा अब्बू के साथ एक कब्रिस्तान में गया था। तो वहां पर मैंने एक मखलूक को देखा था। वो आधी इन औरत के रूप में थी और आधा उसका जिस्म बंदर की तरह था। वो बिल्कुल एक दरख्त के नीचे कोने में खड़ी थी। दोपहर का टाइम था, गर्मियों की शदीद दोपहर थी। दादाजी को कब्रिस्तान में कोई चीज रखनी थी कि पता नहीं कोई काम करना था, मुझे याद नहीं, ये शायद किसी कब्र पर जाना था। मैं दादाजी के साथ गया हुआ था। तब मैंने वो मखलूक बहुत करीब से देखी थी। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो है क्या। जब मैं उसके करीब गया तो वो आधी औरत और आधा बंदर था। मैं वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। घर वाले बताते हैं कि मैं अगले दिन होश में आया था। पूरा दिन और रात में बेहोश रहा था। बस ये एक हादसा हुआ था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि कभी मुझे वो नजर आई हो। हाँ, अगर कभी गलती से मैं कब्रिस्तान चला जाता था तो वो रात में बहुत डर के गुजारता था। अम्मी कहती थी तुम रोते हो कि मुझे डर लग रहा है। बस ये हुआ था। शाह साहब ने कहा कि बचपन में भी तुमने उस चुड़ैल को ही देखा था। उस वक्त तुम बच्चे थे, तुमने बहुत करीब से उसको देखा और तुम्हारी किस्मत वहां पर भी तुम्हारा साथ दे गई, जो तुम उसके ज्यादा इतने करीब नहीं गए, वरना वो फौरन दिल निकाल लेती हैं। इसीलिए ये मखलूकात तुम्हारे पीछे ज्यादा आती हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने तुम पर हमला करने की कोशिश की। हम इंसानों में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके वजूद, जिनके खून बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, उन पर ऐसी मखलूकात के असरात बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजबूत आसाब के होते हैं और कुदरत की तरफ से ही वो जिन्नात से भी नहीं डरते और जिन्नात उनका कोई नुकसान भी नहीं कर सकते। हमला करने की कोशिश भी करें तो वो लोग बच जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर जिन्नात हर उम्र में हमला करते हैं कि उनको नुकसान पहुंचा सके। तुम भी उनमें से एक हो। अगर बचपन में ही तुम्हारे गले में हिफाजत का तावीज आ जाता तो जिंदगी में दोबारा तुम्हारे साथ ये मामला ना बनते। बहरहाल इस लड़की को छोड़ दो और ये तावीज कभी भी गले से ना उतारना। ये 2 तावीज है, एक अपने घर में लगा लो और एक अपने तांगे की छत के अंदर की तरफ, कोई ना देख सके, ऐसे तुमने इसको लगाना है। अब ये तुम्हें पता है कि तुमने कैसे लगाना है कि ये तावीज पर किसी की नजर ना पड़े, कोई भी मखलूक तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी। लेकिन उस लड़की को दोबारा तुमने तांगे पर नहीं बिठाना, न ही उस गांव की तरफ जाना है। इस तरह से वो कोचवान वहां पर शाह साहब से चीजें लेकर चला गया। फिर वो दोबारा पलटकर कभी भी नहीं आया। नाना जी बताते हैं कि बहुत से लोगों की जिंदगी में अजीब व गरीब मामलात होते हैं कि जिन्नात किस तरह से उनकी जिंदगियों पर असर अंदाज होते हैं। गांव के सुनसान वीरान रास्तों में गर्मियों की दोपहरों में ये मखलूकात बहुत ज्यादा होती हैं और किसी रूप में भी नजर आ सकती हैं, और सर्दियों की शामों और रातों में ये मखलूकात बहुत ज्यादा अपना जाहिर करती हैं। हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। किसी नए रास्ते पर जाएं, किसी नए सफर पर जाएं
तो हिफाजत की दुआ, सफर की दुआ, चारों कुल दुरूद पाक और आयतुल कुर्सी का हिसार बांध के जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज सदका भी लाजमी देना चाहिए ताकि आने वाली हर मुसीबत से बचा जा सके। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushid57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।